जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को, केवल और केवल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को छोड़कर न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है उनको हम बाद में देख लेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जलाने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय ऑक्साइड। देखिए जो जीवाश्म ईंधन जो है ये परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैल्वेनोमीटर उपयुक्त होता है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है इससे हम लोग विद्युत धारा की दिशा यानी जो इलेक्ट्रिक जो है उसका दिशा हम लोग ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजक ऊतक से जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नायु। इसको इंग्लिश में अगर थोड़ा पढ़िएगा तो आसान पड़ता है, मसल्स कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो दो हड्डी जो जुड़ी रहती हैं वो आपको मसल्स से जुड़ी रहती हैं। इसको हिंदी में स्नायु कहा जाता है, लेकिन थोड़ा आपको इंग्लिश में आसान पड़ेगा मसल्स बोलने में। आइए हम चलते हैं आगे। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ब्लॉक से। देखिए अब आपको बताते हैं। देखिए आप ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का चार्ट। यहाँ पे आप देखिए 57 वाला तत्व है कहाँ पे, तो 57 वाला आपको ये है, और ये जो है ये आपको डी ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, आपको 21 से लेकर के 30 तक जितना आप बीच में देख रहे हैं सारा का सारा डी ब्लॉक में आ जाता है। इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो ये आपको 57 वाला जो तत्व है वो आपको डी ब्लॉक से संबंधित है। आइए हम चलते हैं आगे। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको इंग्लिश में अगर पढ़िएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए ये थोड़ा इंग्लिश में ये जो सांद्र का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट, नहीं बोलते कि कॉन्सेंट्रेट करो अपने काम पर, यानी उस पर अपना ध्यान एक जगह करो, तो वहीं आपको इंग्लिश में जो सांद्र का मतलब है वो कॉन्सेंट्रेट। आप याद रखिएगा कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। आइए हम चलते हैं आगे। ऑडियोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी मापने के लिए। देखिए अब बात आया है कि दूरी मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दिशा मापने के लिए जो हम लोग कंपास नीडल, जो आप देखते होंगे आपको जो नाव, जितने भी जो नाव चलते हैं समुद्र में उनमें एक कंपास नीडल रखता है, ताकि उसमें जो नाव जो अपने आप वो चुम्बक पे काम करता है। ठीक है, तो उस पर अपने आप वो नीडल जो है घूम जाता है। नीडल मतलब सुई होता है। अब देखिए आज अगर हम बात करें कि आपको एनीमोमीटर भी एग्जाम में बार पूछता है, तो एनीमोमीटर से हम लोग पवन की गति को मापते हैं। ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर जो है एग्जाम में पूछता है, तो एनीमोमीटर से हम लोग पवन की गति को मापते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। आयरन ऑक्साइड 3 का रासायनिक सूत्र डैश है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसको कैसे आप याद रखिएगा, देखिए आपको पहले इसका कुछ ट्रिक है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगा। Fe3O ये तो लगभग सब में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आता है यहाँ पे 2A3 में कंफ्यूजन है। तो देखिए आप याद रखिएगा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आयरन ऑक्साइड 3, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है ना वही वाला 3 आ गया है यहाँ पे। और जब 3 आया है तो ये लगातार आता है, तो 2 और 3 आता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये लगातार आया है तो 2 और 3 हो जाएगा। आइए हम चलते हैं आगे। पैंतीस, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोजन। देखिए अब इसको अब कैसे याद रखें आपको, देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 35, 53 और 85 यहाँ पे आप लाइन से देख रहे हैं। इसको जो हम लोग कहते हैं ये आपको हैलोजन, इसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और इसको याद करने का ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप बॉल उनके घर में मार दिए, तो फिर क्या बोलेगा, फिर, तो फिर से हो जाता है फ्लोरीन, कल से हो जाता है क्लोरीन,
बाहर, तो बाहर से हो जाता है ब्रोमीन, और आई से होता है आयोडीन, और अंटी से हो जाता है एस्टेटीन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा, ये होता है ट्रिक। इसको हम लोग हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है 9, 17, 35, 53, 85 जो है, ये हम पूरा जो है हाइलोजन ग्रुप कहलाते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। टाइम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदूक की तुलना में अधिक। देखिए, जब भी आप अगर गोली चलाते हैं तो बंदूक तो काफी कम वाइब्रेशन करता है, लेकिन जो उसका जो गोली होता है उसका स्पीड काफी अधिक होता है। यही बोल रहा है कि बंदूक की तुलना में अधिक होता है, जो बुलेट का स्पीड है वो बंदूक की तुलना में अधिक होता है। आइए अब हम चलते हैं आगे। डैश प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है। टाइम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल। देखिए, बल जो होता है ये प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। देखिए, बल होता क्या है, तो बल वो होता है जो कि किसी भी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का चेष्टा करता है। आइए हम चलते हैं आगे। घर्षण बल डैश कार्य करता है। टाइम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल की दिशा के विपरीत। देखिए, जो घर्षण बल है ये क्या करता है, तो जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो जिधर आपका साइकिल चला रहे हैं उसके अपोजिट में वो बल लगता है, जो कि आपको साइकिल को रोकने का काम करता है, धीरे धीरे उसको आपका स्पीड कम करता है, तो वही हम लोग घर्षण कहलाता है। तो ये जो काम करता है, जिधर भी बल है उसके जस्ट विपरीत कार्य करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं आगे। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेसेंटा। इसको आप ध्यान रखिए कि जो भी बच्चा जो गर्भाशय में होता है, जब भ्रूण होता है, मतलब जब पेट में होता है, तब उसको जो भोजन जो प्रदान पोषण मिलता है वो आपको प्लेसेंटा से मिलता है। आइए अब हम चलते हैं आगे। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाता है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए, कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि 10% NaCl, ये नमक का फार्मूला होता है, NaCl से बिजली पास की जाती है तो कहलाता है तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, बात करते हैं हम लोग ये क्षार क्यों आया है, क्योंकि देखिए आपको अम्लीय जब भी आपको अम्लीय, तो वो आपका उसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, लेकिन क्षारीय होता है तो pH मान 7 से अधिक होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाता है। तो अगर नमक का हम pH मान का बात करें तो ये 7 से अधिक होता है और 9 से कम होता है। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखिए कि जो pH मान जो अगर जो भी एग्जाम में भी देता है तो 7 से अधिक होगा और 9 से कम होता है। आइए अब हम चलते हैं आगे। और ये NaCl जो है ये नमक का फॉर्मूला है। वही टेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा। देखिए, मोनेरा जो है, आपको ध्यान रखिए, मोनेरा जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है। अब बात आता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, यानी जो ये बोल रहा है कि विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, वहीं ये भी बात बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें भी कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। आइए अब हम चलते हैं आगे। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। देखिए, अब बात आता है कि मुकुलन क्या है, तो देखिए मुकुलन अगर हम बात करें तो ये शरीर का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है। जैसे 6 अंगुली होता है तो जो छठा अंगुली जो होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो उसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जैसे शरीर पर देखिए किसी किसी का एक्स्ट्रा मांस आ जाता है कहीं कहीं, जो कि बाद में डॉक्टर काट के हटाता है, तो वो भी मुकुलन का ही पार्ट है। तो आप उसी को ध्यान में रखिए कि हाइड्रा ही है जो कि मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। आइए हम चलते हैं आगे। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। देखिए, जो जठर जो ये आपको जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये आपको पेप्सिन के क्रिया को आसान कर देता है। या पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। आइए हम चलते हैं आगे। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन्स हैं तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा 109। और देखिए अब हम इसको समझते हैं निकालना कैसे। ये देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है लेकिन ये काफी इजी है, इसलिए मैं इसको शामिल कर लिया हूँ। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है, 298 लिख लिए।
फिर माइनस आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, यहाँ पे नाभिक नहीं होगा, न्यूट्रॉन होगा, तो माइनस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का कितना मान दिया हुआ है 189, तो 189 लिखिएगा, फिर घटाइएगा तो 109 आ जाएगा। इस तरह से आप इस फॉर्मूला पे, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन, यहाँ पे नाभिक नहीं होगा, न्यूट्रॉन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप जैसे ही इस फॉर्मूला पे घटाइएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आपको आया हो और कुछ काम का लगा हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन और तो हमारे वीडियो को लाइक करके। तब तक के लिए धन्यवाद।